फिल्म एक रेगिस्तान में शुरू होती है जहां दो आदमी एक विशेष छिपकली को पकड़ने के लिए आते हैं। एक आदमी वहां जाल फैलाकर एक छिपकली को पकड़ लेता है। दूसरे आदमी ने जमीन पर लिखे डेंजर जोन को नोटिस किया। इसका मतलब है कि वहां खतरा है और वहां इंसानों का आना मना है। यह देखकर वह अपने साथी को वहां से जाने के लिए कहता है। जब वह फैलाया हुआ जाल निकाल रहा था तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वह जांच करने के लिए आगे बढ़ता है उसे वहां एक बड़ी खाई दिखाई देती है। वो यह देखकर चौंक जाता है कि रेगिस्तान के बीच में इस खाई का क्या मतलब हो सकता है। बाद में वह देखता है कि उसका साथी खाई से अचानक निकलता है। वह काफी डरा हुआ था और मदद की गुहार लगा रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशालकाय जीव उसे खींचकर ले जाता है। यह देखकर वह डर जाता है और बाइक से वहां से जाने लगता है। आलम यह था कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर वह क्रिएचर अपना बड़ा हाथ बढ़ाता है और इस आदमी को पकड़ता है और उसे खाई की ओर खींचता है। बाद में हम दो सिंगर्स को देखते हैं जो भाई बहन थे और एक साथ ही क्लब में गा रहे थे। लड़के का नाम काओ था और प्रदर्शन के बाद काओ अपनी बहन से कहता है कि हम इस सारी मेहनत से गाने से जो भी पैसा कमाते हैं, हमारे सीनियर्स अपने लिए आधे से ज़्यादा हिस्सा रखते हैं, इसलिए मैंने अब उनके साथ काम करना बंद कर दिया है। उनकी बातचीत के दौरान नशा रोकथाम की पुलिस आ जाती है। पुलिस क्लब के चारों ओर देखना से शुरू कर देती है कि कहीं कोई नशे में तो नहीं है। अंत में काओ पर केवल दवा लेने का आरोप लगा देती है, हालांकि काओ उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी किसी नशीली दवा का सेवन नहीं किया है। पुलिस हालांकि उस पर भरोसा नहीं करती है और इस बारे में थोड़ा सोचने के बाद वह अपने सीनियर्स पर शक करने लगता है, जिसके साथ उसने काम करना बंद कर दिया था। काओ को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जब वे बातचीत कर रहे थे, काओ की बहन को उसकी मां का फोन आया, जिसमें उसने अपने दादा की मृत्यु के बारे में बताया। यह सुनते ही वे अपनी मां को मिलने करने के लिए अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। काओ बचपन के उन दिनों के बारे में सोचने लगता है जो उसने अपने दादा के साथ बिताए थे, जब गांव वालों के लिए पानी की कमी को दूर करने के लिए उनके दादाजी उन्हें खुदाई करके पानी निकालना सिखा रहे थे। कुछ देर बाद वे अपने घर पहुंचे और अपने परिवार से मिले। यहाँ फोन नाम की एक लड़की आती है जो काओ की बचपन की दोस्त थी। वो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर बन गई है और वह यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती है। काओ फोन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे नाराज थी और उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि काओ 10 साल बाद अपने गांव लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्त फोन से कोई संपर्क नहीं रखा। अब सीन काओ और फोन के बचपन में बदल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि फोन के पिता इन छिपकलियों को काओ के दादाजी को उपहार में दे रहे थे क्योंकि उन्हें काफी कीमती माना जाता है। इन छिपकलियों को फोन ने पकड़ लिया था, लेकिन काओ ने उन्हें यह कहकर रिहा कर दिया कि हमें किसी को इस तरह पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। फोन को उनकी बातें इतनी पसंद आती हैं कि वे दोस्त बन जाते हैं। बाद में हम वर्तमान समय में आते हैं जहां हम दोनों पुरुषों को फिर से देखते हैं, जिसे हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं, और वे क्रिएचर द्वारा एक गुफा में फंस गए थे। इसी बीच वहां एक क्रिएचर आता है जिसका आकार विशालकाय था और यह काफी खतरनाक लग रहा था। कुछ ही देर में क्रिएचर इन दोनों आदमियों को मार डालता है। काओ अपने दोस्त के YouTube वीडियो देखना शुरू करता है। फोन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स के जश्न के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करती है। वह कहती है कि अगर कोई उनके गांव की जमीन खोदकर पानी निकालता है, वह जीतेंगे और उन्हें बड़ी धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा। काओ अपनी बहन को इस बारे में बताते हैं। वह कहती है, बहुत अच्छा, हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। वह सहमत हो जाता है और बाद में वे एक और लड़के काओ के दोस्त को भी अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। बाद में वे उस स्थान पर जाते हैं जहां फोन ने इस प्रतियोगिता की व्यवस्था की है। वहां पहले से ही कई लोग थे जो इस प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। सभी समूहों को एक नक्शा और एक फ्लेयर गन दी गई। पानी निकालने में सफल होने पर उन्हें फ्लेयर गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी दौरान एक अमीर आदमी वहां आता है जिसका खुद का जमीन खोदने का कारोबार है। वह फोने के पास जाता है ताकि वह प्रतियोगिता में भाग ले सके, लेकिन वह उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। बाद में काओ वहां आता है और उसे रोकता है। बाद में फोन ने फ्लेयर गन से फायरिंग के बाद प्रतियोगिता शुरू की। हर कोई पानी खोजने के लिए जमीन खोदने के लिए अलग अलग जगहों पर जाता है। दो आदमी को उन दो आदमियों की बाइक मिलती है जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो इस क्रिएचर के शिकार हुए हैं, और फिर वे बाइक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। बाद में क्रिएचर जमीन फाड़ देता है और उनकी बाइक की गति से दौड़ता है।
और उनका पीछा करने लगता है, जिससे वे डर जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए अपनी बाइक घुमाते हैं। वो एक चतुर प्राणी था जो उनके रास्ते में एक बड़ी खाई बना देता है। वे उस खाई में गिर जाते हैं। उधर काऊ और उनके साथी पानी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। बाद में वे जमीन पर कुछ प्लेटें देखते हैं जिन्हें उल्टा रखा गया था, जिस पर जादुई शब्द लिखे हुए हैं। यह देखकर काऊ की बहन पूछती है कि इन प्लेटों को इस तरह क्यों रखा गया है, पर उनका कहना है कि यह पानी खोजने का पुराना पारंपरिक तरीका है। यदि जमीन में पानी होगा तो वह जगह में इकट्ठा हो जाएगा और प्लेट को अलग कर देगा। और उनकी बातचीत के दौरान एक और समूह आता है जो पास में खुदाई कर रहा था, और एक आदमी काऊ के समूह के सदस्यों को बताता है। मान्यता है कि यहाँ एक विशालकाय राक्षस रहता है। यह काफी खतरनाक है और इससे बचने के लिए इन प्लेटों को यहाँ रखा गया है और यहाँ जादुई शब्द लिखे गए हैं। काऊ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। बाद में वे आगे बढ़ते हैं और शाम हो जाती है। काऊ को कार में अपने दादाजी का एक पुराना नक्शा मिलता है, जिस पर उसके दादा ने पहाड़ के पास निशान बना दिया था। जब वह इस नक्शे को फोन के दिए गए नक्शे से मिलाता है, वह देखता है कि उस नक्शे में ऐसा कोई निशान नहीं है। यह देखकर तीनों समझ गए कि उन्हें इस पहाड़ से पानी मिल सकता है। वे अगले दिन वहां जाने का निश्चय करते हैं और शेष लोग संध्या होने के कारण वहां से जा रहे थे, लेकिन 3 लोग वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। जब उनमें से एक आदमी दूसरी तरफ जाता है तो क्रिएचर उड़ते हुए उसके पास आ जाता है। यह उसके सिर को उसके शरीर से अलग करता है, जो उनके दोस्तों के पास जाके गिरता है और जिसे देखने के बाद वे चौंक जाते हैं। वे काफी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच विशालकाय क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि यह क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि वो बड़ी छिपकली है, जिसका आकार इतना बड़ा हो गया होता है और वह इन दोनों आदमियों को मारकर इन्हें अपना शिकार बना लेता है। अगली सुबह जब फोन को उन 3 आदमियों के लापता होने की खबर के बारे में पता चलता है, वह चिंतित हो जाती है और इस प्रतियोगिता को रोकने का फैसला करती है। बाद में फोन के मैनेजर ने उस अमीर आदमी को फोन किया और उसे बताया 3 लोग लापता हो गए हैं, इसलिए फोन ने इस प्रतियोगिता को खत्म करने का फैसला किया। यह सुनकर साहूकार को बहुत गुस्सा आता है। वह बड़ा आदमी कहता है कि अगर तुमने प्रतियोगिता खत्म की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अंजाम तुम जानते हो। और मैनेजर यह सुनकर डर जाता है, तो वह फोन को समझाने जाता है और कहता है, देखो यह इतना बुरा है कि हमने प्रतियोगिता शुरू कर दी है और अब हम इसे समाप्त कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमें इस प्रतियोगिता को समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर उन 3 लापता लोगों की बात करें तो हो सकता है कि वे वापस चले गए हों, शायद किसी और ने उसे पकड़ लिया है। हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज करके इस प्रतियोगिता की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि फोन ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उसने अपने प्रबंधक के अनुरोध पर अपनी प्रतियोगिता जारी रखी। काओ और उसके साथी मानचित्र पर एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां उन्हें एक गुफा मिलती है। इसके अंदर जाने पर उन्हें एक गीली दीवार मिलती है। यह देखकर काओ कहते हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे पानी है, इसलिए हमें इस दीवार को तोड़ देना चाहिए। यह जगह दरअसल उस छिपकली का घर है। यह वहां आता है और काओ के दोस्त को अपने मुंह में पकड़ लेता है। यह देखकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं। जान बचाकर वे गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाद में वे दूसरों को इस क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता। बाद में क्रिएचर जमीन फाड़ते हुए आता है और एक आदमी पर हमला कर देता है और अपने आधे शरीर को जमीन से टिका लेता है। बाद में उसे खींचकर ले जाता है। इसे देखने के बाद वे सभी चौंक जाते हैं और काओ की बातों पर भरोसा करने लगते हैं। वे जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। काओ की बहन और अमीर आदमी एक ट्रक में छिपने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन मैनेजर अंदर नहीं जा सका और वह बाहर ही रहता है। क्रिएचर वहां आता है और उस पर हमला करता है और एक ही वार में उसे मार डालता है। अब क्रिएचर काओ और फोन का पीछा करना शुरू कर देता है। वे उससे बचने के लिए दौड़ते हैं और क्रिएचर भी तेजी से भागता है। बाद में दौड़ते समय खाई में गिर जाते हैं। यह देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजाती है। जब क्रिएचर वहां आता है तो काओ की बहन और अमीर आदमी ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। नतीजतन क्रिएचर वहां आता है लेकिन उन्हें देख नहीं पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वहां काओ और फोन को जल्द ही पता चलता है कि वे प्राणी की गुफा के अलावा और कहीं नहीं गिरे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें क्रिएचर के कई अंडे दिखाई देते हैं। उन्हें काओ का दोस्त दिखाई देता है जो मरा नहीं बल्कि जीवित था।
क्रिएचर ने उसे एक मजबूत आवरण में कैद कर रखा है। वे उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि वे उसे हटाने में असमर्थ थे क्योंकि वे आवरण को तोड़ने में असफल रहे। वे कई ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें इसी तरह के आवरण में पिंजरे में बंद कर दिया गया था। दरअसल उस क्रिएचर ने इन्हें अपने बच्चों का पेट भरने के लिए रखा है। दूसरी तरफ जब काऊ की बहन ट्रक से बाहर आती है, वो देखती है कि क्रिएचर ट्रक पर सो रहा था। वो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप आगे बढ़ जाती है और उस अमीर लड़के की गाड़ी में बैठ जाती है। बाद में अमीर लड़का अपनी कार से बाहर आता है और अपनी कार की ओर बढ़ने लगता है। इसी बीच उसके द्वारा एक ध्वनि उत्पन्न हुई और क्रिएचर जाग गया और तुरंत उस पर आक्रमण कर देता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है और उसे उसी गुफा में बंद कर देता है। काओ और फॉन फिर से उसी दीवार के पास पहुंचे। इसकी जांच करने के बाद फॉन कहती है कि दीवार की दूसरी तरफ पानी है। क्योंकि यह एक छिपकली का क्रिएचर है, हो सकता है कि इसे पानी पसंद न हो और उस क्रिएचर ने यह दीवार पानी से बचने के लिए बनाई थी। बाद में वे उस गुफा से बाहर आते हैं जहां उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। वे उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन इस बीच क्रिएचर तीव्र गति से आ जाता है और पलक झपकते ही क्रिएचर उन्हें अपना शिकार बना लेता है और मार डालता है। क्रिएचर फॉन को भी देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में काओ उस भड़की हुई बंदूक से फायर करता है और इसे देखने के बाद केवल एक समूह उसके पास जाता है। यह वही आदमी था जिसने उसे क्रिएचर और प्लेटो के बारे में बताया था। बाद में थोड़ी देर बाद काओ की बहन वहां पहुंचती है। वे एक योजना बनाते हैं और बाद में जोर से गाने बजाना शुरू करते हैं। इस आवाज को सुनकर क्रिएचर जमीन फाड़कर आता है और सभी पर दहाड़ने लगते हैं। यह देखकर वे उसे घेरने लगते हैं और क्रिएचर पर हमला करने लगते हैं। वो क्रिएचर अपनी गुफा में लौट आता है। काओ की बहन अपनी सहेलियों के साथ उस गुफा में जाती है। वह अपनी मदद से पिंजरे में बंद सभी लोगों को बाहर निकालती है, लेकिन अमीर लड़का गुफा के अंदर चला जाता है और फॉन उसे खोजने जाती है। अमीर आदमी अपने साथ बम लाया है। उन्होंने इसे गीली दीवार में रख दिया। बाद में अपना रिमोट लेते हुए काओ फॉन को ढूंढने के लिए उस गुफा में चला जाता है। वहां फॉन अमीर लड़के को ढूंढ लेती है, लेकिन जीव उनके सामने तब आ जाता है जब वे वापस जा रहे होते हैं। अमीर आदमी फॉन को छोड़ते समय अपनी जान बचाने के लिए अकेला भागता है। इससे पहले कि क्रिएचर उस पर हमला कर पाता, काओ वहां आ जाता है। क्रिएचर पर कूदने के बाद वह क्रिएचर के ऊपर आ जाता है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। क्रिएचर कुछ नहीं होता क्योंकि यह काफी शक्तिशाली था। बाद में क्रिएचर अपनी पूंछ से फॉन को पकड़ लेता है। क्रिएचर उसे मारने वाला था। इस बीच काओ ने उस फ्लेयरगन को फायर करके उसके मुंह में डाल लिया। क्रिएचर बौखला जाता है। उसका ध्यान भटकते ही ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। आगे आकर काओ ने बटन दबाकर बम को फोड़ देता है। नतीजतन एक बम वहां फट जाता है और दीवार टूट जाती है। ऐसा होते ही गुफा में पानी फैलना शुरू हो जाता है। पानी का बहाव काफी तेज था और क्रिएचर भी उसके साथ बह गया और मारा गया। काओ और फॉन के पीछे पानी भी तेजी से आ रहा था, लेकिन वे ठीक समय पर गुफा से बाहर आ गए। बाद में काओ की बहन और उसका दोस्त भी आते हैं। इस बीच जमीन से पानी तेजी से निकलने लगता है। यह देखकर वे खुश हो जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि अमीर लड़का उस खाई से बाहर आता है जो अभी तक जीवित था। उसके हाथ में जीव का अंडा था और वह उसे देखकर हंस रहा था। अंडा देखने का अर्थ है कि क्रिएचर का नाश नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंडे अभी भी मौजूद हैं, यानी इससे कई छिपकली के क्रिएचर निकलेंगे। फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है।